सो वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। कल आपने समाचार में देखा होगा कि हमारे जो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब, उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। अब यहाँ पे बहुत सारा सवाल आपके पॉलिटी से एग्ज़ाम में पूछ सकता है करंट इशू में। तो कुछ ऐसा चीज़ जो अमूमन किताब में नहीं देखने को मिलता है, या फिर किसी किताब में लिखा भी तो एक दो लाइन ही लिखा हुआ है, तो उन तमाम टॉपिक को आज हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। कि जैसे उपराष्ट्रपति जो होते हैं, आपको पता है कि वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वो एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होते हैं राज्यसभा का। अब चूंकि जब वो वाइस प्रेसिडेंट नहीं रहे, तब वो क्या राज्यसभा के चेयरपर्सन रहेंगे? नहीं रहेंगे, क्योंकि एक्स ऑफिशियो पोस्ट है। तब वहाँ पे किन का रोल आएगा? तो यहाँ पे अभी आप पढ़िएगा कि यहाँ पे किसका रोल आ जाता है। यहाँ पे रोल आ जाता है डिप्यूटी चेयरपर्सन, उपसभापति। अब उपसभापति कौन होता है? तो उपसभापति के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कशन किताबों में भी नहीं मिलता है, लेकिन मैं आपको पूरे डिटेल में जितना उसका आर्टिकल है, सारा आर्टिकल, और जितना फैक्ट है, जहाँ से भी सवाल बन सकता है, उन तमाम फैक्ट को हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये जानिए कि जो उपराष्ट्रपति ने त्यागपत्र दिया, क्या ये संवैधानिक अधिकार है उनका? बिल्कुल, कॉन्स्टिट्यूशन में वाद दिया है, तो बिल्कुल दिया हुआ है। किस आर्टिकल में दिया है? एक सवाल आपसे ये पूछ सकता है। ऐसे तो आपको पता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, अगर हम लोग वाइस प्रेसिडेंट का बात करें, तो वाइस प्रेसिडेंट का कौन सा आर्टिकल होता है? आर्टिकल 63 होता है। ठीक है, चूंकि अभी उन्होंने अपना रिज़ाइन दिया है, रिज़ाइन ये किसको सौंपते हैं? तो रिज़ाइन ये प्रेसिडेंट को सौंपेंगे। ठीक है, राष्ट्रपति को सौंपेंगे। आप समझिएगा, रिज़ाइन इन्होंने राष्ट्रपति को सौंपा भी। ये किस आर्टिकल के तहत? तो एक आर्टिकल आपको यहाँ पे याद रखना, आर्टिकल 67 क्लॉज ए। ये आपके लिए ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपसे एग्जाम में डायरेक्ट सवाल पूछ सकता है, जो चाहे बीपीएससी का भी एग्जाम नज़दीक है, या फिर और भी कोई एग्जाम है, एसएससी का एग्जाम है, या फिर और कोई भी एग्जाम, कोई पीसीएस है, जितना भी जनरल कंपटीशन का एग्जाम है, तो किसी भी एग्जाम में यहाँ से आपको देखने को सवाल मिल सकता है, क्योंकि करंट इशू। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अब थोड़ा हम लोग समझ विकसित करते हैं। ठीक है, फैक्ट के साथ साथ समझ विकसित करना भी ज़रूरी है, क्योंकि मैं हमेशा से मानता हूँ कि रट्टू तोता आपको नहीं बनना, कोई भी घटना घटता है तो उसका अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है। यहाँ तो आपने ये नोट डाउन कर लिया, 67 क्लॉज ए। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा, ये जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये क्या होते हैं, एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होते हैं। एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होते हैं कहाँ के? राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयर। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन चेयरमैन वर्ड लिखा है, हम लोग थोड़ा सा आजकल नहीं, मैन है ना, डिस्क्रिमिनेट चलता है, तो पर्सन वर्ड यूज़ करते हैं, तो कोई दिक्कत है। एग्जाम में आपका चेयरमैन लिखे तो कोई दिक्कत ये मत समझिए सर चेयरपर्सन बोल रहे हो वहाँ चेयरमैन, ऐसा कोई नहीं। चेयरमैन आए तो वही है, चेयरपर्सन बोले ये वही है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हिंदी में क्या? सभापति, है ना। इसको क्या बोलते हैं? सभापति। ठीक है, तो सभापति जो होते हैं वो कौन होते हैं? देश के वाइस प्रेसिडेंट, है ना। कहाँ के सभापति? राज्यसभा के। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? देश के वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, और ये क्या होता है? एक्स ऑफिशियो पोस्ट होता है। मैंने कई बार समझाया आपको, एक्स ऑफिशियो हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? एक्स ऑफिशियो को पदेन बोलते हैं, है ना। तो जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के क्या होते हैं? पदेन सभापति होते हैं। तो ये चीज़ आपको तो क्लियर है। ठीक है, पदेन सभापति होते हैं, मतलब एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होते हैं कहाँ के? राज्यसभा के। ठीक है, अब एक चीज़ समझिएगा। अच्छा, एक्स ऑफिशियो अगर किसी को नहीं पता तो मैंने कई बार एग्जांपल भी दिया, जो बाय डिफ़ॉल्ट, है ना, बाय डिफ़ॉल्ट जो पोस्ट मिल जाता है। जैसे आप शादी करने जाते हैं, मान लीजिए आप किसी लड़की से शादी किए, तो आपने पूरा रात भर, है ना, मंत्र वंत्र पढ़ा, तो आपको एक पोस्ट मिल जाएगा, कौन सा? हस्बैंड का। तो एक पति, है ना, आप हस्बैंड बन गए। लेकिन जैसे आप हस्बैंड बने, आप अपने आप किसी के जीजा जी बन जाइएगा। जीजा जी बनने के लिए तो कोई अलग से मंत्र नहीं ना पड़े थे, आप अपने आप किसी के दामाद जी बन जाइएगा, किसी के मौसा जी बन जाइएगा, किसी के फूफा जी बन जाइएगा। तो इसके लिए आपने कोई अलग से मंत्र नहीं पढ़ा, ये बाय डिफ़ॉल्ट, है ना। इसको तो आप कह सकते हैं कि हस्बैंड इज़ योर पोस्ट एंड जीजा जी इज़ योर एक्स ऑफिशियो पोस्ट। अब मान लो कि किसी का तलाक हो गया, अब तलाक हो गया तो वो हस्बैंड रहे नहीं, और जब वो हस्बैंड नहीं रहे तो क्या जीजा जी रहेंगे, है ना, वो दामाद जी रहेंगे, वो मौसा जी फूफा जी रहेंगे? नहीं रहेंगे ना, है ना। तो जब वो हस्बैंड ही नहीं रहे तो वो पोस्ट भी खत्म। समझ पा रहे बात को? तो वैसी तो जो मेन पोस्ट होता है, अगर वो समाप्त हो जाता है तो एक्स ऑफिशियो पोस्ट भी क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो वाइस प्रेसिडेंट ने त्यागपत्र दिया, अब उनका क्या हो जाएगा? ये चेयरपर्सन भी अब वो राज्यसभा के नहीं रहेंगे, है ना। अब वो राज्यसभा के चेयरपर्सन भी नहीं रहेंगे। क्लियर है चीज? अब सवाल ये बनता है कि जब ये चेयरपर्सन नहीं रहेंगे, है ना, चेयरपर्सन नहीं रहेंगे, तो फिर कौन रहेगा?
है ना, फिर कौन रहेगा, है ना। तो चेयरपर्सन इनकी जगह पे अब कौन बनेगा, अब जिसका रोल आ जाएगा राज्यसभा में वो उनको बोलते हैं हम लोग डिप्टी चेयरपर्सन। डिप्टी चेयरपर्सन इसको बोलते हैं उपसभापति। ठीक है, ये क्या होता है, उपसभापति होते हैं, डिप्टी चेयरपर्सन होते हैं। क्लियर है। उपसभापति अब सभापति की भूमिका में आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। उपराष्ट्रपति, अच्छा अब एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, चूँकि अभी आप मेरे सामने नहीं है ना, आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो आपको एक चीज़ मैं बताऊँ कि मैं जब सवाल पूछूं इसका मतलब ये हुआ, अब आप तो क्या जवाब दोगे, मुझे तो सुनाई नहीं देगा ना, आप मुझे दिख रहे, आप अपने मन से जो भी मैं सवाल पूछूं आप ईमानदारी पूर्वक अपने आप को जवाब दे देना। तो मान लीजिएगा कि नीरज सर के पास जवाब पहुंच गया, उसके बाद देखिएगा वो सही सवाल का जवाब सही हुआ या गलत हुआ। तो मैं बहुत सारा सवाल आपसे इस तरह पूछते रहता हूँ, तो आप वो चीज़ को क्या कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। तो जैसे कि मैंने आपसे पूछा, जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अब बताइएगा कि वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वो त्यागपत्र दे दिए, अब कितने मंथ के भीतर उनका चुनाव होगा। ऐसे एग्जाम में सवाल पूछेगा कि उपराष्ट्रपति का पद खाली होने के बाद कितने मंथ या कितने दिन, है ना, के भीतर चुनाव होना अनिवार्य है। बताइएगा आप लोग जवाब, सोचिएगा, पॉज कीजिएगा वीडियो, सोचिएगा, फिर जवाब दीजिएगा। मैं तो अभी आपको तुरंत क्या करता हूँ, जवाब दे देता हूँ। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको बता दूँ, अब फिर चेक कीजिएगा कितना लोग का जवाब सही हो रहा है। ठीक है, उपराष्ट्रपति का अगर ये पद छोड़ देते हैं, उनका पद खाली हो जाता है, तो कितने दिन के भीतर चुनाव होना अनिवार्य है, जैसा कि मैंने आपसे पूछा, तो इसका उत्तर होगा कि कोई भी अनिवार्य नहीं है, कुछ भी फिक्स नहीं है। जैसा कि आप पढ़ते हैं कि राष्ट्रपति जो होते हैं, राष्ट्रपति के लिए क्या बोला जाता है कि राष्ट्रपति का पद होगा ही, शेल, है ना, शेल वर्ड यूज़ किया जाता है, मतलब राष्ट्रपति होंगे ही, किसी भी हालत में राष्ट्रपति का पद खाली नहीं हो सकता, किसी भी हालत में नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे आपको पता है कि जो प्रेसिडेंट होते हैं, अगर उनका पद खाली हुआ, वो त्यागपत्र दे दिए या फिर उनकी मृत्यु हो गई या फिर वो उनको इम्पीचमेंट द्वारा हटा दिया गया, किसी कारणवश क्या हो गया, पद अगर खाली हो जाता राष्ट्रपति का, तो तुरंत जो वाइस प्रेसिडेंट है वो क्या करते हैं, तुरंत वाइस प्रेसिडेंट राष्ट्रपति का पदभार को संभालते। ये भी नहीं रहते हैं तो आपको पता है कि CGI पदभार को संभालेंगे। बात समझ पा रहे हैं, मतलब आपको ये पद को खाली नहीं रखना, राष्ट्रपति का पद। और उसमें भी नियम क्या है कि 6 महीने के भीतर, है ना, राष्ट्रपति के लिए क्या नियम है कि 6 मंथ, है ना, 6 महीने के भीतर चुनाव होना क्या है, अनिवार्य। राष्ट्रपति का चुनाव 6 महीने के भीतर होना क्या है, अनिवार्य है। इस बीच में, इस 6 महीने की गैप में, या 6 महीना में हो या 4 महीना, मतलब 6 महीना मैक्सिमम टाइम है, 6 महीना के अंदर कभी भी चुनाव हो सकता है। मान लेते 4 महीना में, तो जो 4 महीना गैप है जब तक चुनाव नहीं हो रहा, तब तक कौन संभालेंगे, उपराष्ट्रपति संभालेंगे। ये नहीं है तो CGI संभालेंगे, है ना। तो आप समझ पा रहे हैं, ये भी नहीं है तो कोई अदर जज है सुप्रीम कोर्ट के, वो संभालेंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि आप जब तक चुनाव नहीं हो जाता तब तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में लोग काम करते हैं, जबकि वाइस प्रेसिडेंट में ऐसा नहीं है। वाइस प्रेसिडेंट में ऐसा नहीं है, कोई कार्यवाहक वाइस प्रेसिडेंट के रूप में काम नहीं करता है। ठीक है, और ना ही वाइस प्रेसिडेंट के लिए ये फिक्स किया गया है कि इतने दिन या इतने मंथ के अंदर आपका चुनाव करवाना अनिवार्य है, ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है। ये 6 महीना भी हो सकता है, साल भर भी हो सकता है, 2 साल भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये वाइस प्रेसिडेंट के लिए ऐसा अनिवार्य नहीं होता है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आपसे जब भी अब ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है स्टेटमेंट वाइज, क्या कि वाइस प्रेसिडेंट का पद समाप्त होने के कितने दिन के भीतर चुनाव होता है, तो आप ऑप्शन में रहेगा इसके लिए कोई समय सीमा तय नहीं है, तो इसको आप क्या कीजिएगा, टिक कीजिएगा। क्लियर है। तो अब हम लोग थोड़ा सा आते हैं यहाँ डिप्टी चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा। इसको समझिए, इसको समझिए, इसको समझना जरूरी है। अब आप समझिए, क्योंकि इसका रोल क्या होगा, डिप्टी चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा। अब ये पोस्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया है। ठीक है, डिप्टी चेयरपर्सन, यहाँ पे बहुत लोग को ध्यान नहीं जाएगा, बहुत लोग सिर्फ वाइस प्रेसिडेंट पढ़ के चले जाएंगे। नहीं, अब चूंकि वाइस प्रेसिडेंट से ही कहीं ना कहीं जुड़ गया ना ये पोस्ट, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होते हैं राज्यसभा का। अब जब वो वाइस प्रेसिडेंट नहीं है तो एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन भी नहीं है, और जब वो चेयरपर्सन भी नहीं है राज्यसभा का, तो अब चेयरपर्सन बनेंगे कौन, यही बनेंगे ना। तो इनकी भूमिका है ना, तो एग्जामिनर का नजर नहीं जाएगा क्या यहाँ पे, यहाँ से भी सवाल पूछेगा। और यही एक ऐसा पद है, अमूमन किताब में इसके बारे में ज़्यादा दिया नहीं रहता है। मैं आज आपको पूरे डिटेल में डिप्टी चेयरपर्सन पढ़ाता हूँ, उसके बाद कयामत तक आपको याद रहेगा,
फिर आप भूलेंगे ही नहीं, और कुछ भी सवाल पूछेगा और बहुत आसानी से इसका जवाब दे पाएंगे। ठीक है, अच्छा, तो अब भूमिका जगदीप धनखड़ साहब ने त्यागपत्र दिया, और आपको पता है कि अब जो वर्तमान के उपसभापति डिप्टी चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा कौन है अभी, है ना, हरिवंश नारायण सिंह, है ना। हरिवंश नारायण सिंह की भूमिका अब आपको देखने को मिलेगी। तो डिप्टी चेयरपर्सन के बारे में आप थोड़ा समझ लीजिए, इनका पद किस आर्टिकल में आता है ये चीज़ समझिएगा। एक आर्टिकल है आर्टिकल 89, एक आर्टिकल है आर्टिकल 89, ठीक है, 89, ठीक है। अब आर्टिकल 89 में 2 आर्टिकल है ना, इसका 2 क्लॉज आप कह सकते हैं। आर्टिकल 89 का 2 क्लॉज है, एक को हम लोग कहते हैं 89 क्लॉज 1 और एक को हम लोग कहते हैं आर्टिकल 89 क्लॉज 2, ठीक है। एक क्या है आपका आर्टिकल 89 क्लॉज 1, एक क्या है 89 क्लॉज 2, ठीक है। अब जैसा कि आपको पता है, जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं उनके लिए कौन सा आर्टिकल दिया गया हमारे 63, कौन सा आर्टिकल दिया गया 63, अभी मैंने बताया। लेकिन जब वाइस प्रेसिडेंट चेयरपर्सन बनते हैं राज्यसभा का, उसके लिए क्या कौन सा आर्टिकल दिया गया, तो यही 89, याद रखिएगा। 89 क्लॉज 1 जो है ये बात करता है किसके बारे में, चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा। तो याद रखिएगा, अगर आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे कि वाइस प्रेसिडेंट जो चेयरपर्सन होते हैं राज्यसभा के, तो वाइस प्रेसिडेंट चेयरपर्सन राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होते हैं, तो इस चेयरपर्सन पद की चर्चा किस जगह पे की गई, वाइस प्रेसिडेंट पद की चर्चा मैंने तो बताया 63 में, है ना, 63 में। लेकिन वो एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होते, उसकी चर्चा किस आर्टिकल में मिलती है, तो आप बताइएगा 89 क्लॉज 1, क्लियर है। तो 89 क्लॉज 1 में बताया गया राज्यसभा के चेयरपर्सन के बारे में, राज्यसभा के सभापति के बारे में। तो ये क्या हो गया, सभापति, ठीक है। 89 क्लॉज 2 जो है ये बात करता है, यही बात करता है डिप्टी चेयरपर्सन, ये बात करता है किसके बारे में, डिप्टी चेयरपर्सन। याद रखिएगा, डिप्टी चेयरपर्सन आते हैं हमारे उपसभापति जो है, हमारे उपसभापति किस में आते हैं, हमारे उपसभापति आते हैं 89 क्लॉज 2 में। अब देखिए, एक सवाल आपसे पूछेगा एग्जाम में, आपसे पूछेगा कि डिप्टी चेयरपर्सन या उपसभापति का पद किस आर्टिकल में दिया हुआ है, और अगर आपसे ऑप्शन में इस तरह दे दे, जैसे यहाँ पे मैं लिख देता, ऑप्शन ए दे दे 88, ऑप्शन बी दे दे 89, सी दे दे 90, डी दे दे 91, इस तरह का अगर ऑप्शन देगा तब आप बी को टिक करिएगा, 89 तब आपका सही उत्तर होगा। लेकिन अगर घुस के पूछेगा कि किस आर्टिकल में, एकदम अंदर जाके पूछे कि किस आर्टिकल में डिप्टी चेयरपर्सन की चर्चा मिलती है, 89 क्लॉज 1, 89 क्लॉज 2, 89 क्लॉज, ऐसा करके है ना देगा, तो आप किसको टिक कीजिएगा, 89 क्लॉज 2, ठीक है। सिर्फ ऑप्शन में 89 का ही दिया, उसमें क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3, क्लॉज 4 ऐसा करके लगा दिया, तो आप किसको टिक कीजिएगा, 89 क्लॉज 2, क्लियर। तो ये आपके लिए ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। तो अगर सिंपल सवाल पूछेगा तो 89 पूछेगा, और डेप्थ में पूछेगा तो 89 क्लॉज 2 पूछेगा, तो क्लियर है। तो आप ध्यान रखिएगा, 89 में चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा भी आते हैं, और आपको पता है ये कौन होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट। यहाँ तक क्लियर हो रहा है मेरे ख्याल से, आपको बताते चलिएगा आप लोग कि आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं। कैसे बताना है, कमेंट में बताना है, कैसे बताना है, यहाँ पे तो आप फेस टू फेस है नहीं, तो आपको क्या करना है, कमेंट में बताना है। अगर कहीं भी, मैं आपको बोल रहा हूँ, कहीं भी कोई दिक्कत हो, मेरे तरफ से आपको पूरा छूट है, मैं आपको राइट दे रहा हूँ, मैं आपको अधिकार दे रहा हूँ कि आप सवाल पूछें, कहीं भी डाउट हो। पॉलिटी जो है वो डिबेट डिस्कशन का टॉपिक होता है, तो आप डिस्कशन करें, जितना आप डिस्कशन करेगा उतना आप सीखिएगा। और मैं चाहता हूँ कि मेरे स्टूडेंट डिस्कशन करें, उनका थॉट प्रोसेस क्या हो, थॉट प्रोसेस जनरेट हो, वो अपना कहीं ना कहीं अपना उनका थॉट एक थॉट प्रोसेस उनका अपना खुद का होना चाहिए, और अपना समझ खुद का बहुत बेहतर होना चाहिए, ताकि आप इसी चीज़ को किसी को भी बेहतरीन तरीके से क्या कर पाए, समझा पाए, ठीक है। तो क्लियर ये चीज़ है ना, यहाँ तक मेरे ख्याल से क्लियर है। अब देखिए, डिप्टी चेयरपर्सन, आपको पता चल गया डिप्टी चेयरपर्सन का आर्टिकल कौन सा है। अब थोड़ा सा डिप्टी चेयरपर्सन के बारे में जान लीजिए। अब ये होते कौन है, इनका क्या टेन्योर होता है, कहाँ से ये होते हैं, चुनाव होता है कि क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा आप समझिए। डिप्टी चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा, ओके। जैसा कि आपको पता है कि चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा जो होते हैं, मतलब वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं, क्या वो हाउस के मेंबर होते हैं? आप लोग सोच के बताइएगा, क्या वो राज्यसभा के मेंबर होते हैं? नहीं होते, राज्यसभा के वो मेंबर नहीं होते,
ठीक है। जबकि डिप्टी चेयरपर्सन जो है ये कौन होंगे, ये याद रखिएगा, ये राज्यसभा के मेंबर ही होंगे। जो सदस्य होगा राज्यसभा का वही बन सकता है उपसभापति, याद रखिए। क्लियर है? मैंने क्या बोला, जो चेयरपर्सन होंगे मतलब ये वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं, तो इनके लिए क्या है, ये हाउस के मेंबर, ये राज्यसभा के मेंबर नहीं होते हैं, ये राज्यसभा के मेंबर नहीं होते। लेकिन जो उपसभापति होंगे, जो डिप्टी चेयरपर्सन होंगे, वो राज्यसभा के मेंबर होंगे, क्लियर है? अब सवाल ये बनता है कि इनका टेन्योर कितना होगा, है ना। डिप्टी चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा का कितना टेन्योर होगा, आप लोग सोच के बताइएगा। मैं चाहता हूँ कि इसका जवाब आप अपने मन में दे, है ना। मैं तो अभी तुरंत आपको बता ही दूंगा, पर लेकिन आप जो भी आपके दिमाग में आ रहा है, जो भी तुक्का ही मारिए, कितना होता होगा, सोचिए, बताइए, सोचिए। अब देखिएगा, ईमानदारी पूर्वक, है ना, ऐसा नहीं कि अरे हम तो सही बोल दे, नहीं, आप अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते, अपने आप को तो कम से कम, है ना, झूठ नहीं बोलेंगे। तो टेन्योर इसका कितना होगा, जैसे कि आप पढ़ते कि वाइस प्रेसिडेंट का कितना टेन्योर होता है, वाइस प्रेसिडेंट का टेन्योर कितना होता है। देखिए ये सब इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। 5 वर्ष का होता है ना। वाइस प्रेसिडेंट का कितना टेन्योर होता है, 5 वर्ष का होता है। वैसे ही मैंने पूछा कि डिप्टी चेयरपर्सन का कितना टेन्योर होता। अब देखिए बहुत लोग इसमें अलग अलग जवाब देते हैं। कुछ लोग कह देते सर 2 साल होता है, कुछ लोग कहते 6 साल होता है, कुछ लोग, है ना, कुछ लोग कुछ। याद रखिएगा, मैं आपको बता दूं, डिप्टी चेयरपर्सन का टेन्योर नहीं होता है, डिप्टी चेयरपर्सन का टेन्योर नहीं होता। तो कितना दिन तक काम करेंगे, ऐसा जब लिखा नहीं तो फिर क्या, है ना, कैसे ही कब तक रहेंगे, कैसे पता चलेगा। जैसा कि आपको पता है कि डिप्टी चेयरपर्सन राज्यसभा के मेंबर होते हैं, और राज्यसभा के मेंबर का टेन्योर कितना होता है, 6 ईयर होता है, 6 वर्ष का होता है ना। इसका मतलब क्या है कि वो जब तक राज्यसभा का सदस्य रहेगा तब तक वो डिप्टी चेयरपर्सन रह सकता। हाँ, बीच में अगर उठा दे तो अलग बात है, लेकिन अगर उसको नहीं हटाया जा रहा है तो वो तब तक डिप्टी चेयरपर्सन, कैसे हटाया जाता है वो भी हम लोग बात करेंगे अभी। तो तब तक वो क्या कर सकता है, डिप्टी चेयरपर्सन रह सकता है। बात समझ पा रहे हैं? जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल लेते हैं कि 2025 में, मान लेते हैं 2025 में कोई राज्यसभा मेंबर बने, ठीक है, कोई एक्स नाम के व्यक्ति कोई राज्यसभा मेंबर बने, ठीक है। अब 2025 में ही बने, इसका मतलब इनका टेन्योर कितना वर्ष का होगा, 6 वर्ष का होगा, मतलब 2031 तक, है ना, 2031 तक इनका टेन्योर 6 वर्ष का। अब मान लेते हैं कि 2027 में इनको बना दिया गया डिप्टी चेयरपर्सन, ठीक है। डिप्टी चेयरपर्सन इनको बना दिया 2027 में। चूंकि ये बने कब है, 2025 में राज्यसभा के मेंबर बने और 2027 में क्या हुए, डिप्टी चेयरपर्सन बने। इसका मतलब इनका टेन्योर कितना हो जाएगा, ये कितने दिन तक रहेंगे, तो ये कार्यभार संभालेंगे कितने, 2031 तक, मतलब आपका कितना हुआ, 4 साल। तो इस हिसाब से इनका टेन्योर कितना हो गया, 4 ईयर। अगर यही व्यक्ति 2000 मान लेते हैं 2030 में, है ना, 2030 में अगर ये डिप्टी चेयरपर्सन बनते तब इनका टेन्योर, तब ये कितना, 1 वर्ष रहते। बात समझ पा रहे आप, है ना, बात समझ पा रहे। 2029 में बनते तो 2 वर्ष रहते। अगर ये 2025 में ही बन जाते तो 6 वर्ष रहते, है ना। अगर ये 2025 में बन जाते तो 6 वर्ष रहते। मतलब स्पष्ट है, मैं ये बोलना चाह रहा हूं आपको कि अगर जो व्यक्ति डिप्टी चेयरपर्सन बनता है उसका कोई ऐसा टेन्योर नहीं होता कि 6 साल के लिए बनेगा कि 5 साल के लिए बनेगा, ऐसा कुछ फिक्स नहीं। वो तब तक रहेगा जब तक उसका राज्यसभा का मेंबरशिप है। अगर बीच में हटाया नहीं गया तो तब तक वो रहेगा जब तक वो राज्यसभा का मेंबर है। यहां तक क्लियर है? जैसे मैंने एग्जांपल दे दिया, आपको ये स्पष्ट हो गया होगा। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट में आप सवाल पूछेगा, क्योंकि आप मेरे सामने हैं नहीं, इसलिए कमेंट में पूछते रहिएगा सवाल। तो यहां तक मेरे ख्याल से मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं अपनी समझ से इतना बता सकता हूं कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। मैं कोशिश कर रहा हूं कि चूंकि आप हैं नहीं सामने, जब सामने रहते तो हम लोग क्या करते हैं, इस चीज़ पर डिस्कशन करते हैं, किसको समझ में आया नहीं, किसको समझ में आया, किसको समझ में नहीं आया, वो हम लोग बात कर लेते। लेकिन मेरे हिसाब से आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा, है ना। इसको अगर आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा तो इसको समझ में आपको आ गया होगा। लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूं, अगर फिर भी दिक्कत हो रहा है तो आप क्या कीजिएगा, सवाल पूछेगा। क्लियर है जी? मैंने क्या बोला कि राज्यसभा के मेंबर का टेन्योर 6 वर्ष का होता है। अगर कोई व्यक्ति 25 में बना है तो क्या 25 में मेंबर बना तो 31 तक रहेगा, और 27 में अगर डिप्टी चेयरपर्सन बना तब 4 ही साल रहेगा। बात समझ पा रहे? मतलब जितना उसका मेंबर का उसका कार्यकाल जितना बचा है, जिसका टेन्योर जितना टेन्योर बचा है, उतने दिन के लिए वो क्या होगा, डिप्टी चेयरपर्सन। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा डिप्टी चेयरपर्सन का टेन्योर कितना होता है, तो आप बताइएगा नॉट फिक्स्ड, है ना। आप क्या बताइएगा, नॉट फिक्स्ड। ये फिक्स्ड नहीं होता है, वो डिपेंड करता है कि वो कितना दिन तक मेंबर रहेगा। क्लियर है चीज? तो ये 2 चीज समझ में आया आपको? ओके। अब सवाल ये बनता है, ये डिप्टी चेयरपर्सन आपको तो ये समझ में आ गया। अच्छा, इनके लिए कोई अलग से क्वालिफिकेशन नहीं होता। मैं आपको बता दूं, डिप्टी चेयरपर्सन के लिए कोई अलग से क्वालिफिकेशन नहीं होता।
क्यों नहीं क्वालिफिकेशन होता? क्योंकि वो राज्यसभा के मेंबर होते हैं, और राज्यसभा में जाने के लिए जो क्वालिफिकेशन बताया गया कि 30 वर्ष उम्र होना चाहिए, भारत के नागरिक होने चाहिए, पगला उगला नहीं होना चाहिए, है ना, ये सब जो आप पढ़े, तो वही क्या है, वो राज्यसभा का मेंबर बनने का जो क्वालिफिकेशन है, बस वही। डिप्टी चेयरपर्सन का अलग से कोई क्वालिफिकेशन, कोई भी अलग से क्वालिफिकेशन नहीं होता, तो इसको आप दिमाग में रखिएगा, ठीक है। तो अब सवाल ये बनता है कि डिप्टी चेयरपर्सन आखिर इस चुनाव में खड़े कौन है ना, कैसे उनको चुना जाए, उनका चुनने का क्या प्रावधान, ठीक है। तो अब जैसा आपको पता है कि चूंकि वो राज्यसभा मेंबर होते हैं, टेन्योर उनका फिक्स नहीं होता है, इसका मतलब राज्यसभा के कोई मेंबर ही क्या होंगे, डिप्टी चेयरपर्सन बनेंगे। तो क्या इनके लिए कोई प्रपोजल या कोई सपोर्टर होते हैं क्या? कहने का मतलब क्या है, थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। अगर आपने राष्ट्रपति पढ़ा होगा, राष्ट्रपति में आपने क्या पढ़ते कि 50-50, 50-50 आपने पढ़ा है। 50-50 क्या है, मैंने बताया है आपको कि राष्ट्रपति के चुनाव में जो कैंडिडेट होते हैं, जो खड़ा होना चाहते हैं, उसके लिए क्या शर्त है? शर्त यह है कि 50 लोग प्रस्तावित करें और 50 लोग आपको समर्थित करें, है ना। 50 लोग आपको प्रपोज करें और 50 लोग क्या हो, सपोर्ट करें। ये 50-50 100 लोग कौन होते हैं? MP MLA होते हैं, MP MLA होते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, ये स्पष्ट है ना। राष्ट्रपति के चुनाव में क्या है कि 50 लोग प्रस्तावक होंगे और 50 लोग समर्थक होंगे, मतलब उसको समर्थ करेंगे। मतलब कहने का मतलब क्या है, अच्छा ये MP MLA कौन होते हैं? ये इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर होते हैं। राष्ट्रपति अगर आपने पढ़ा तो ये चीज़ जानते होंगे, इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है? निर्वाचक मंडल होता है। निर्वाचक मंडल का मतलब क्या होता है कि जो राष्ट्रपति के चुनाव में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? इलेक्टोरल कॉलेज, उसको क्या बोलते हैं? निर्वाचक मंडल बोलते हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि MP और MLA लोकसभा राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं और विधानसभा के इलेक्टेड मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। तो ये जो मेंबर होते हैं, जो वोटर होते हैं MP MLA, वो लोग क्या करते हैं, अब कोई कैंडिडेट को खड़ा होना राष्ट्रपति के, अगर मुझे खड़ा होना, आपको खड़ा होना, अब राष्ट्रपति का क्वालिफिकेशन तो बहुत आसान है, भारत के नागरिक होने चाहिए, 35 वर्ष उम्र होना चाहिए, ये सब चीज़, तो क्वालिफिकेशन तो है ना, ऐसा कुछ नहीं कि आपको इतना डिग्री उग्री, तो ऐसा कुछ नहीं। तो अब तो कोई भी पता चला 35 साल तो हंसते खेलते निकल जाता लोगों का, भारत के नागरिक सब रहते ही है, पगला सब होता नहीं है, तो कोई भी पता चला राष्ट्रपति एकदम लाइन लग गया कि हम भी राष्ट्रपति बनेंगे, भले हार जाए चुनाव में, इतिहास में नाम तो दर्ज हो जाएगा। तो उस भीड़ को कम करने के लिए क्या किया गया, नहीं कोई भी ऐसे नहीं आ जाए, इसलिए 50-50 मतलब 100 MP MLA से आपका जान पहचान होना चाहिए, तभी तो आपका नाम वो प्रस्तावित करेंगे। प्रस्तावित करने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जैसे XYZ का नाम है, ये हम प्रस्तावित करते कि ये व्यक्ति राष्ट्रपति के लिए क्या होगा, खड़ा होगा, उसमें 50 लोग का क्या होगा, साइन होगा, और 50 लोग बस मौखिक समर्थन कर देंगे कि हाँ हम इस नाम के साथ हैं, इसलिए बोल रहे 50-50 100, क्लियर है ना, ताकि भीड़ बेवजह नहीं। अब तो यहाँ तो एक MP MLA से आपका जान पहचान नहीं हो पाता है, इतना MP MLA से कहाँ से जान पहचान हो पाएगा, बात समझ पा रहे? तो आप यहाँ पे देखिएगा, तो वैसे उपराष्ट्रपति के लिए क्या है, 20-20, ये 50-50 खेलते हैं, 50-50 ODI है ना, और ये क्या करते हैं, खेलते 20-20 मैच खेलते हैं, मतलब यहाँ पे क्या है 20 प्रस्तावक और 20 समर्थक, क्लियर है। उसी प्रकार क्या डिप्टी चेयरपर्सन के लिए भी ऐसा रखा गया? चलिए मैं फिर से आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, डिप्टी चेयरपर्सन के लिए कितने लोग प्रपोज करेंगे, कितने लोग सपोर्ट करेंगे, बताइएगा, सोच के बताइए कि डिप्टी चेयरपर्सन के लिए कितने लोग प्रपोज करेंगे और कितने लोग सपोर्ट करेंगे। चलिए ईमानदारी पूर्वक जवाब दिए होंगे आप, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। तो इसके लिए क्या है, बहुत लोग गलत भी होंगे, एक है ना, एक याद रखिएगा, एक मतलब एक लोग प्रपोज करेगा और एक लोग सपोर्ट कर देगा, ठीक है। तो एक लोग प्रपोज करेगा, एक लोग सपोर्ट करेगा, कौन, किसके लिए, डिप्टी चेयरपर्सन के लिए, ठीक है। डिप्टी चेयरपर्सन मतलब खड़े होने के लिए, चुनाव में खड़े होने के लिए। अब राज्यसभा के मेंबर ही खड़े होंगे और ये एक जो प्रपोज करेंगे का मतलब, अब ये प्रपोजल तैयार किया गया, अब इसने लिखा, अच्छा याद रखिएगा, इसमें क्या है कि जिस व्यक्ति का नाम लिखा जाएगा कि हम X नाम के व्यक्ति को हम चाहते हैं कि ये उपसभापति के रूप में खड़े हो, है ना, डिप्टी चेयरपर्सन के रूप में हम चाहते हैं कि ये बने, इसलिए हम इसका नाम क्या करते हैं, प्रपोज करते हैं, वो अपना साइन कर देगा, ठीक है। और एक लोग क्या करेगा, सपोर्ट करेगा, हाँ हम इस्लाम के साथ हैं, तो एक जन को प्रपोज करना पड़ेगा और एक जन को क्या करना पड़ेगा, सपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जिस व्यक्ति का नाम लिखा जा रहा है उससे भी परमिशन लेना ज़रूरी है। अब मान लो ये बनना ही नहीं चाहता उपसभापति, बोले नहीं हमको मन ही नहीं है, अब कोई प्रपोज कर दे, बोले नहीं तुमको बनना ही पड़ेगा, हम तुमको प्रपोज कर रहे हैं, चलो तुम खड़ा हो, बोले नहीं हमको बनने का मन ही नहीं है, तुम ज़बरदस्ती बना रहा है, समझ पा रहे? तो इसलिए उनकी सहमति ज़रूरी है, तो उनका भी साइन होगा, याद रखिएगा, उस प्रपोजल में किसका साइन होगा, उस व्यक्ति का भी साइन होगा जो व्यक्ति उपसभापति के लिए खड़े होंगे।
तो जो प्रपोज कर रहा है उसका तो साइन होगा ही होगा, और साथ ही साथ उस कैंडिडेट का भी साइन होगा जो इसके लिए क्या हो रहे हैं, इसके लिए खड़े हो रहे। बात समझ पा रहे? अब यहां पे एक और सवाल, एक सवाल तो मैंने क्लियर कर दिया, ये दो सवाल यहां पे आपको समझ में आया कि एक प्रपोज होगा, एक सपोर्ट होगा, ये चीज आपको समझ में आया कि यहां पे इनका भी साइन होना जरूरी। अब ये जो प्रपोजल है, ये जो नोटिफिकेशन है, ये किन को सौंपेंगे? सवाल ये बनता है ये किसको देते हैं, क्या ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देंगे या किसको देंगे, है ना? ये प्रपोजल किसको देते हैं, क्या आप बता सकते हैं? सोचिए क्या बता सकते हैं? चलिए मैं आपको बता देता हूं, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का यहां पे कोई रोल नहीं है, इनको चुनने में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का की कोई भी भूमिका नहीं है, ठीक है, कोई भी भूमिका नहीं। तो किसकी भूमिका है? तो ये जो नाम है, ये जो प्रपोजल है, ये जमा किसके पास करते हैं? तो ये जमा करेंगे सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा, जिसको हिंदी में महासचिव बोलते हैं, सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा। क्लियर है ना? दरअसल क्या होता है, एक नया पद आ गया सेक्रेटरी जनरल। ये क्या होता है मैं आपको बता दूं। सेक्रेटरी जनरल जो होते हैं, मतलब जो महासचिव होते हैं, वो हाउस के मेंबर नहीं होते, वो ऐसे व्यक्ति को बनाया जाता है जिसको कॉन्स्टिट्यूशन का ये सबका अच्छा खासा नॉलेज हो, वो कोई आईएएस ऑफिसर ये सब भी हो सकते हैं ना। तो कहने का मतलब क्या है कि जो महासचिव होगा, आपको मैं थोड़ा सा बता दूं एक चीज, ध्यान रखिएगा, सेक्रेटरी जनरल जो होते हैं ये राज्यसभा के भी होते हैं और लोकसभा के भी होते हैं, दोनों हाउस के अलग अलग होते हैं, लेकिन वो हाउस के मेंबर नहीं होते। याद रखिएगा, वो हाउस के मेंबर नहीं होते हैं। राज्यसभा के जो सेक्रेटरी जनरल होते हैं, इनको कौन चुनता है? इनको चेयरपर्सन के द्वारा ये अपॉइंट होते हैं, ठीक है। देख रहे हैं हम लोग एक टॉपिक से कितना टॉपिक निकाल रहे हैं, इसलिए मैंने बोला ना कि अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे। तो ऐसे कोरिलेट पढ़ा जाता है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप, ऐसे रट्टू तोता नहीं बन जाना। रट्टू तोता बनेगा तो फिर थोड़ा सा घुमा के आपसे एग्जाम में पूछेगा, आप भी भूल जाइएगा, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, जो सेक्रेटरी जनरल होते हैं वो चेयरपर्सन उनको क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं राज्यसभा की जो सेक्रेटरी जनरल होंगे। और जो लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल होंगे, इनको कौन अपॉइंट करेंगे? स्पीकर ऑफ लोकसभा। लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, स्पीकर होते हैं, वो उनको अपॉइंट करते हैं। यहां पे जो बोला जा रहा है कि डिप्टी चेयरपर्सन के लिए ये जो नोटिफिकेशन ये जमा करेंगे, किसके सामने करेंगे बताइएगा? ये किसके सामने? राज्यसभा के महासचिव के सामने। ऑप्शन में देगा लोकसभा के महासचिव, तो उसको मत टिक कर दीजिएगा, ठीक है। किसके सामने? राज्यसभा के जो महासचिव होंगे उनको ये चीज क्या किया जाएगा, सौंपा जाएगा। फिर वही सारा व्यवस्था चुनाव का व्यवस्था करवाते हैं। तो राज्यसभा के जो महासचिव होते हैं वही सारा व्यवस्था करवाते हैं। क्लियर है ये चीज, है ना? तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। ओके, अब इनका चुनाव कैसे होगा? कुछ नहीं, सिंपल मेजोरिटी के आधार पर हो जाएगा। मतलब 50% +1 जिसका नाम बोल देंगे, है ना। ऐसे ही मौखिक भी बोल देते हैं, हम इसके साथ हैं, हम इसके साथ हैं, हम इसके साथ हैं, हम इसके साथ हैं। मान लीजिए दो लोग खड़े हैं, तो कुछ लोग बोले अब इसके साथ, हम इसके साथ है, तो आराम से उनका है ना 50% +1 अगर बोल दे तो वो क्या बन जाएंगे? डिप्टी चेयरपर्सन। वो क्या बन जाएंगे? डिप्टी चेयरपर्सन। क्लियर है? तो डिप्टी चेयरपर्सन इस तरीके से क्या होते हैं, इस तरीके से बनते हैं। मेरे ख्याल से यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब कुछ आर्टिकल को और समझिए। जैसे कि मैंने आपको बताया, डिप्टी चेयरपर्सन 89 क्लॉज 2 में आते हैं, ठीक है। उसी प्रकार एक आर्टिकल है, आर्टिकल 90। अच्छा, डिप्टी चेयरपर्सन का काम क्या होगा आपको पता है? डिप्टी चेयरपर्सन का काम क्या होगा? डिप्टी चेयरपर्सन का काम ये होगा कि अगर इनको, है ना, अगर वाइस प्रेसिडेंट वहां पे नहीं है, वो किसी कारणवश से, जैसे कि अभी त्यागपत्र दे दिए, तो फिर यहाँ पे डिप्टी चेयरपर्सन का मतलब उस कुर्सी पे बैठेंगे, वहाँ पे सभा को वो संचालित करेंगे। पहला चीज, यदि उपराष्ट्रपति फॉरेन टूर पे गए, मान लीजिए हो सकता है कि भारत सरकार को भेजे वाइस प्रेसिडेंट के रूप में भी कभी कभी जाते वो लोग, तो वाइस प्रेसिडेंट के रूप में कहीं पे गए हैं, तो उस जगह पे कौन है ना, यही डिप्टी चेयरपर्सन क्या करेगा, पद को संभालेगा। इसके अलावा अगर राष्ट्रपति का पद क्या हो गया, खाली हो गया, अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो गया है, तब आपको पता है कि उपराष्ट्रपति जो होंगे, राष्ट्रपति का अगर पद खाली हो गया तो उपराष्ट्रपति तब तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे ना। तो जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे तब वो उपराष्ट्रपति रहेंगे नहीं। बात समझ पा रहे? तो भी क्या होगा, चेयरपर्सन का पद खाली होगा, तब भी डिप्टी चेयरपर्सन का क्या होगा, भूमिका होगा यहाँ पे। समझ पा रहे? क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट का पद खाली होगा तो वाइस प्रेसिडेंट क्या हो जाएंगे, प्रेसिडेंट बन जाएंगे। और जब वो प्रेसिडेंट बन जाएंगे तब वो वाइस प्रेसिडेंट रहेंगे नहीं, और जब वाइस प्रेसिडेंट नहीं रहेंगे तो एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन भी नहीं रहेंगे।
बात समझ पा रहे हैं? तो उस समय कौन? तो डिप्टी चेयरपर्सन का देख रहे हैं, है ना, इनकी भूमिका अच्छी खासी आपको देखने को मिलेगी, है ना। इसके अलावा हेल्थ इशू वगैरह भी कुछ भी हो गया, किसी कारणवश सदन में नहीं है, तो तब इनकी भूमिका आपको देखने को मिलती है, ठीक है। आर्टिकल 90 जो है ये बताता है डिप्टी चेयरपर्सन किस किस प्रकार से अपने पद को क्या कर सकते हैं, पद से हट सकते हैं, है ना। पद से ये किस किस प्रकार से हटेंगे, आर्टिकल 90 चर्चा करता है। और ये 3 प्रकार हैं, ये 3 प्रकार है जो ये अपने पद से हटेंगे। 3 प्रकार आपको याद रखना है, किस किस तरीके से ये पद से क्या होंगे, हटेंगे, किस किस तरीके से पद से हटेंगे, ठीक है। एक तो ये हट सकते हैं क्या करके, रिजाइन दे दे, ये क्या कर सकते हैं, रिजाइन, है ना, ये अपना रेजिग्नेशन लेटर थमा दे, त्यागपत्र दे दे, ठीक है, उस तरीके से ये पद से खाली हो जाएंगे। इसके अलावा ये इनका आप कह सकते हैं कि टेन्योर, है ना। अब टेन्योर तो होता नहीं है, तो टेन्योर मतलब राज्यसभा मेंबर जो मेंबरशिप जो है, राज्यसभा मेंबरशिप का ये मेंबरशिप अब मतलब मेंबर नहीं रहे, इनका राज्यसभा मेंबरशिप समाप्त हो गया, तो उस कंडीशन में इनका पद खाली हो जाएगा, आर्टिकल 90 जो बता रहा। इसके अलावा इनको अगर हटाया जाए, ठीक है, इसको हटा दिया जाए, ठीक है, हटाया जाए, ठीक है। हटाया कैसे जाएगा, हटाने के लिए क्या अलग से कोई ऐसा विशेष प्रावधान नहीं है, इसके लिए भी प्रावधान ये है कि हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 14 डेज प्रायर नोटिस देना पड़ेगा, ठीक है, 14 डेज प्रायर नोटिस देना पड़ेगा। 14 दिन पहले इनको सूचना दे दिया जाएगा कि हे महानुभाव, हम आपको क्या कर रहे हैं, पद से हटा रहे। तो उस बीच, है ना, जो उनको सूचना दे दिया जाएगा कि आपको पद से हम क्या कर रहे हैं, हटा रहे हैं, और अब आप पद में नहीं रहेगा, तो 14 दिन पहले इनको नोटिस दे दिया जाएगा। उसके बाद साधारण बहुमत से इनको क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। लोकसभा में कोई भूमिका इनकी नहीं होती, राज्यसभा में सिंपल मेजोरिटी से इसको क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। क्लियर है ना। तो ये 3 तरीके से आर्टिकल 19 के अकॉर्डिंग रिजाइन, टेन्योर और इस तरह हटाया जाएगा, इस तरीके से इनको क्या, इनका पद खाली कराया जा सकता है। क्लियर। अब एक आर्टिकल है, देख रहे कितना आर्टिकल हम लोग पढ़ रहे हैं। एक आर्टिकल है आर्टिकल 91, और आर्टिकल 91 कहता है पावर ऑफ डिप्टी चेयरपर्सन, पावर ऑफ डिप्टी चेयरपर्सन, पावर ऑफ डिप्टी चेयरपर्सन, इनके पास क्या क्या शक्ति है, अभी मैंने आपको बता दिया। आर्टिकल 91 में इसकी चर्चा की गई है। क्या क्या शक्ति, जैसे मैंने आपको बताया कि वाइस प्रेसिडेंट जब नहीं रहेंगे किसी कारणवश, तब वहाँ पे ये चेयरपर्सन की कुर्सी पे बैठेंगे, ये इनके पास पावर मिलता है। और चेयरपर्सन के कुर्सी पे जब ये बैठेंगे डिप्टी चेयरपर्सन, तो उनके पास वो सारा ताकत रहता है जो वो चेयरपर्सन के पास रहता है। वो किसी को बोलने से रोक सकते हैं, वो किसी को इजाज़त दे सकते हैं, वो कभी भी, है ना, सभा को समाप्त ये कर सकते हैं। तो मतलब ये सब करने का इनके पास क्या है, इनके पास शक्ति रहता है। तो वही चेयरपर्सन का, तो आपको ध्यान रखना है कि जब वो चेयरपर्सन नहीं रहेंगे तो इनके जगह पे ये चेयरपर्सन बन सकते हैं, ये पावर है, ठीक है। तो ये पावर दिया गया आर्टिकल 91। एक आर्टिकल है वो है 92, तो सारा को आप नोट डाउन करते रहिएगा, है ना, सारा को आप नोट डाउन करते रहिएगा। 92 आर्टिकल क्या कहता है, तो 92 आर्टिकल कहता है कि जब डिप्टी चेयरपर्सन को हटाया जाए, जब इनको हटाने की प्रक्रिया चल रही हो, ध्यान से सुनिएगा, जब डिप्टी चेयरपर्सन को हटाने का प्रक्रिया चल रहा हो, तो उस कंडीशन में, उस समय में ये राज्यसभा के चेयरपर्सन नहीं हो सकते। बात समझ पा रहे हैं? मतलब उनकी प्रक्रिया चल रही है, उनको हटाने की प्रक्रिया चल रही है, अभी वो हटे नहीं है, प्रक्रिया चल रही है, डिप्टी चेयरपर्सन के पोस्ट में है अभी, लेकिन उस समय वो चेयरपर्सन का पद धारण नहीं कर सकते, चेयरपर्सन का पद धारण नहीं कर सकते। क्लियर। अब कुछ लोग सोचेंगे कि सर अगर वाइस प्रेसिडेंट भी मान लेते नहीं है और इनको हटाने का प्रक्रिया चल रहा है, तो मान लेते ये भी चेयरपर्सन नहीं बनेंगे, तो उस समय कौन होगा, उस समय उस कुर्सी पे बैठेगा कौन? या फिर ऐसा हो कि वाइस प्रेसिडेंट और ये मतलब जो चेयरपर्सन होंगे राज्यसभा के और ये डिप्टी चेयरपर्सन बोलेंगे चलो दोस्त घूम के आते कहीं विदेश से, पता चला दोनों घूमने चल गए। अब कौन होंगे, है ना, उस समय कुर्सी पे कौन बैठेंगे? या मान लो एक ने त्यागपत्र दे दिया, एक की तबीयत खराब है,
वाइस प्रेसिडेंट ने त्यागपत्र दे दिया, इनकी तबीयत खराब है, तो अब कौन होंगे? बात समझ पा रहे हैं, है ना? तो उस कंडीशन में क्या होता है, तो आपको मैं बता दूं, उसके लिए देखिए एक पैनल बनता है। क्या बनता है? पैनल। ठीक है, ये पैनल जो होते हैं, ये होता है जो है, इसमें कितने लोग होते हैं? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये 6 लोगों का पैनल है। चूंकि गोल मैंने इसलिए बनाया क्योंकि वो लोग गोल में ही बैठते हैं। अगर आप राज्यसभा में देखिएगा, ऊपर में आपको क्या दिखेंगे? ऊपर में आपको, यहाँ मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे देखिए ऊपर में क्या दिखेगा? चेयरपर्सन। ठीक है, ऊपर चेयरपर्सन, फिर डिप्टी चेयरपर्सन, और उसके बाद ये पैनल। ऊपर में चेयरपर्सन का कुर्सी, उसके बाद डिप्टी चेयरपर्सन का कुर्सी, उसके बाद क्या रहेगा? गोल जैसा आप देखिएगा, कुछ लोग बैठे रहेंगे। ये 6 लोग होते हैं। अच्छा, अब सवाल बनता है, ये 6 लोग होंगे कौन? इनको कौन, है ना, अपॉइंट करता है? तो इनको अपॉइंट करते हैं चेयरपर्सन। जो राज्यसभा के चेयरपर्सन होते हैं वही इस 6 मेंबर को क्या करते हैं? अपॉइंट करते हैं। ये 6 लोग कौन होते हैं, कहाँ से होते हैं? वही राज्यसभा के मेंबर होते हैं। उन्हीं राज्यसभा मेंबर में कोई 6 को ऐसे ही वरिष्ठता के आधार पर उनको क्या कर लिया जाता है? उनको सेलेक्ट कर लिया जाता है। हाँ, ये चेयरपर्सन बनने लायक है कि अगर कभी चेयरपर्सन और डिप्टी चेयरपर्सन नहीं है तो इस 6 में कोई भी एक वहाँ पे कुर्सी को क्या करेगा? उस कुर्सी को संभालेगा। क्लियर? समझ पा रहे बात? तो ये डिप्टी चेयरपर्सन से संबंधित, इसलिए मैंने बोला डिप्टी चेयरपर्सन के बारे में ज़्यादा चर्चा आपको अमूमन किताबों में नहीं दिखती है। तो ये डिप्टी चेयरपर्सन के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बताया, थोड़ा सा नहीं, बहुत डिटेल में बताया। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कुछ सवाल है, उसको आप जान लीजिए। जैसे अगर आपसे एक पूछ सकता है कि पहले उपसभापति, फर्स्ट डिप्टी चेयरपर्सन कौन रहे ऑफ राज्यसभा? फर्स्ट डिप्टी चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा, नाम बता सकते हैं? नहीं पता? चलिए मैं बता देता हूँ। उनका नाम है, ये सब कुछ फैक्ट आप याद रख लीजिए। अब मैं कुछ फैक्ट आपको बता दे रहा हूँ, ये भी आप ध्यान रखिएगा। फर्स्ट डिप्टी चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा कौन रहे हैं? तो उनका नाम है SV कृष्णामूर्ति, SV कृष्णामूर्ति राव। पहले डिप्टी चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा कौन रहे हैं? SV कृष्णामूर्ति राव। अब आपसे पूछेगा कि पहली महिला डिप्टी चेयरपर्सन कौन रही है? पहली महिला, तो आप ध्यान रखिएगा, पहली महिला डिप्टी चेयरपर्सन का नाम है वायलेट, बड़ा अच्छा नाम है, मैं नाम बोल रहा हूँ, वायलेट अल्वा। यस, वायलेट अल्वा। ठीक है, अच्छा, वायलेट अल्वा जो है, जो ये महिला है, ठीक है, और ये फर्स्ट है ना, फर्स्ट वुमेन है जो डिप्टी चेयरपर्सन बनी है राज्यसभा की। और ऐसे वो सेकंड है, ऐसे वो सेकंड डिप्टी चेयरपर्सन भी है। अगर आप पहले SV कृष्णामूर्ति बने, उसके बाद सेकंड जो डिप्टी चेयरपर्सन हमारे यहाँ बनी कौन? वायलेट अल्वा। और वायलेट अल्वा सेकंड डिप्टी चेयरपर्सन भी है, और ये फर्स्ट वुमेन है ना, सेकंड डिप्टी चेयरपर्सन में सेकंड इनका रैंक है, और फर्स्ट वुमेन ये डिप्टी चेयरपर्सन बनी वायलेट अल्वा। ठीक है, इसके अलावा अगर आपसे ये पूछे कि सबसे अधिक समय तक डिप्टी चेयरपर्सन, या सबसे अधिक बार, ऐसे पूछेगा, सबसे अधिक बार डिप्टी चेयरपर्सन कौन रहा है? सबसे अधिक बार, तो उनका नाम है, ये भी एक महिला ही है, नजमा हेपतुल्ला। ठीक है, नजमा हेपतुल्ला, याद रखिएगा, नजमा हेपतुल्ला जो है ये 4 बार, कितनी बार? 4 बार डिप्टी चेयरपर्सन रही है। ठीक है, नजमा हेपतुल्ला 4 बार डिप्टी चेयरपर्सन रही है। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट था। और वर्तमान डिप्टी चेयरपर्सन कौन है आपको पता ही है, नहीं पता तो आपको पता होना चाहिए, है ना, हरिवंश नारायण सिंह। तो इतना फैक्ट आपको कम से कम याद रखना। तो ये आज का क्लास पूरा था। कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो, तो आप अपना कमेंट में सवाल ज़रूर रखिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।